हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, लेकर आई हूं आपके लिए वापस से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लास्ट लेक्चर। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने सिर्फ 3 लेक्चर में जो है वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कंप्लीट कर लेना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारे फोटोसिंथेसिस के बारे में जो जो भी थे वो सब हमने कंप्लीट करा फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने किया क्या चीज भाई, तो हमने देखा लाइट रिएक्शन जो है वो कैसे होता है, क्या जरूरत है ना। वो सारी चीजें हमने कंप्लीट करी और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। क्यों बायोसिंथेटिक फेज कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम एक्चुअल में क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। सो डार्क रिएक्शन इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे by using the product of light reaction, that is ATP, NADPH, etc. क्लियर हुआ? चलो जी। सो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं बेटा कि ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। चलो, अब ये जो डार्क रिएक्शन है बेटा, है ना। सबसे पहले इसमें होगा क्या? तो इसमें डार्क रिएक्शन के थ्रू हम करेंगे क्या? हमने करना है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स एंड फिर उसको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करके क्या कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में किसी तरह से कन्वर्ट करना है। अब ये ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा? डार्क रिएक्शन जो है ना, इस ये 2 टाइप से होंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट में। कौन कौन से प्लांट होंगे, किस टाइप के होंगे, कैसी एनाटॉमी होंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं ये बताती हूं कि ये जो डार्क रिएक्शन है बच्चा, ये जो बायोसिंथेटिक फेज है बेटा, ये होते हैं 2 टाइप से कंप्लीट। ठीक है, कितने टाइप से कंप्लीट होंगे? 2 टाइप से इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्या क्या हो जाता है? एक को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल क्यों भाई? क्योंकि कैल्विन सर ने क्या किया है इसके बारे में बताया है, तो उनके नाम को ऑनर देने के लिए इन साइकिल का नाम क्या है? कैल्विन साइकिल। दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो दूसरा जो है वो हैचन-स्लेक ने बताया था, तो इस साइकिल का नाम है हैचन-स्लेक साइकिल। ठीक है। 2 साइकिल आपके डार्क रिएक्शन में देखने को मिलेगा अलग अलग प्लांट्स में। कैल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल। कैल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं बेटा? C3 साइकिल कहते हैं। जबकि हैचन-स्लेक साइकिल को हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। ठीक है। C3 साइकिल क्यों नाम दिया गया भाई? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इस कैल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो आपके 3 कार्बन का होगा। वो आपके 3 कार्बन का होगा, इसीलिए नाम पड़ गया है C3 साइकिल। जबकि C4 साइकिल जो है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? 4 साइकिल का हो, सॉरी 4 कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये आपके 4 कार्बन का देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? C4 साइकिल। बताओ, इतना समझ में आ गया? बस सिंपल से हमने फिलहाल बात करा है कि कैल्विन साइकिल होते हैं और हैचन-स्लेक साइकिल होते हैं। कैल्विन साइकिल को C3 कहेंगे, हैचन-स्लेक को C4 कहेंगे। कैल्विन में फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनेगा एंड C4 में फर्स्ट प्रोडक्ट आपका 4 कार्बन का बनेगा। इन दोनों के थ्रू ही हमें करना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो कैल्विन साइकिल है ना बेटा, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कहने का क्या मतलब कि जिस प्लांट में कैल्विन साइकिल हो रहा है ओनली, ठीक है, जहां C4 साइकिल नहीं हो रहा है उसमें भी, उसमें C3 साइकिल तो हो ही रहा है। बट जिन प्लांट्स में C4 साइकिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन प्लांट्स में C3 साइकिल नहीं होगा। ठीक है, मतलब C3 साइकिल आपका हर एक टाइप के प्लांट में देखने को मिलेगा, हर एक हायर प्लांट में देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलेगा।
क्लियर है? हैचन-स्लेक साइकिल जो है ना, ये आपको सारे प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। उन प्लांट्स में देखने को मिलेंगी जिनके अंदर एनाटॉमी जो है एक स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी होता है, कहलाता है क्रांज एनाटॉमी। ठीक है? सो C3 साइकिल क्या हो गया? यूनिवर्सल साइकिल हो गया, मतलब जो C4 साइकिल है उसके बाद भी C3 साइकिल उस प्लांट्स में होना ही है। क्लियर हो गया? चलो जी। सो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहला अगर हम लोग कह रहे हैं डार्क रिएक्शन, हमने क्या करना है, फोटोसिंथेसिस कर लिया, लाइट रिएक्शन कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बना लिया, है ना? तो फोटोसिंथेसिस का जब हम लोग रिएक्शन लिखते थे, केमिकल इक्वेशन लिखते थे, तो 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, में यहाँ फिलहाल नहीं लिख रही हूँ, है ना? और क्या बनेगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस आपको क्या मिलेगा, 6O2, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, 6H2O, यही मिलता है। ये देखो, पानी का इस्तेमाल हमने कर लिया था, फोटोलिसिस लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिया। ये देखो, ऑक्सीजन जो है वो लाइट रिएक्शन में लिबरेट हुआ था, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ये सारी चीजें जो है ये तो हो गई, है ना? और अब यहां पर आ जाओ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी को हम फिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। एंड ये जो प्रोडक्ट, ये जो प्रोसेस है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक, सो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर रहे हैं, कैसे है, प्राइमरी एक्सेप्टर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कौन होगा, है ना? सो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो होता है RUBP। कौन होता है प्राइमरी एक्सेप्टर? तो C3 में हम यहां लिखेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज RUBP। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, है ना? अब आ जाओ, तो हम लोग एक एक करके, कैल्विन साइकिल देखना है हमें एंड हैचन-स्लैक साइकिल देखना है हम लोग। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैल्विन साइकिल। सो कैल्विन साइकिल जो है, इस प्रोसेस को करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है आपका कार्बन का फिक्सेशन, मतलब कार्बोक्सिलेशन हम यहां करेंगे। दूसरा जो है रिडक्शन प्रोसेस होता है, और तीसरा जो है उसमें क्या होगा, रीजनरेशन होगा। अब कैसे ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग पहले डार्क रिएक्शन का कैल्विन साइकिल को समझ लेते हैं, फिर बैक जा करके हम लोग वो सारे स्टेप्स को देख लेंगे कि मैम ने सही पढ़ाया है कि नहीं। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट करना है हमें, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, हमने पहला स्टेप क्या बोला बेटा, हमने बोला कार्बोक्सिलेशन करेंगे हम, या इसी को हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कार्बन फिक्सेशन करेंगे हम, है ना? और साथ ही साथ हमने क्या बोला अभी कि प्राइमरी जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कौन है, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो RUBP है, ये होता है बच्चे 5 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसके साथ हमने दे दिया इसको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो 5 कार्बन का आपका RUBP, 1 कार्बन का आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर के कितने कार्बन हुए, बस ऐड कर देना है यहां पर। ठीक है, ऐड करेंगे, कितने कार्बन होगा, 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा। सो अनस्टेबल एक प्रोडक्ट बनता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जिसका कार्बन काउंट कितना होता है, 6 कार्बन, जिसमें कार्बन का काउंट कितना होता है, 6 कार्बन। यहां पर जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है बेटा, उसको हम कहते हैं रुबिस्को। हमने पहले ही बात करा था रुबिस्को के बारे में, याद है ना? ठीक है, सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इस एंजाइम का नाम है। और ये जो है कैसा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है। इट डिपेंड्स कि एनवायरमेंट में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। अदरवाइज अगर किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो रुबिस्को विल ज्वाइन विद दैट वन।
ठीक है, चलो जी। सो 5 कार्बन का RuBP, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, एक प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन का जो कि अनस्टेबल होगा, और फिर ये जो है ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बना लेगा 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना लेगा बच्चा? 2 मॉलिक्यूल बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन के होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल बन रहा है मतलब 6 कार्बन हो गए। बोलो, इतना समझ में आया? सो ये होता है आपके कार्बोक्सिलेशन में, मतलब कार्बन को फिक्स हमने कर दिया है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमने कन्वर्ट कर दिया। बताओ, इतना में किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग उसको वापस से डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने क्या देखा? कार्बोक्सिलेशन हमने देखा है ना। इसमें हमने क्या बना लिया है? 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप था हमारा वो क्या था बेटा? वो क्या था बच्चे? वो था रिडक्शन। सो सेकेंड जो है वो आ जाएगा हमारे पास रिडक्शन। बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत आसान है, बस 3 ही स्टेप है और तीनों में एक एक ही रिएक्शन है बेटा। ठीक है, सो हमें इतना ही याद रखना है। अब यहां पर आ जाते हैं। अब हम ना एक एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट की बात करेंगे। तो हमने क्या ले लिया है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट ले लिया। मैं पहले कलर का ये इंक का कलर चेंज कर देती हूँ, है ना। अच्छा, तो हमने क्या लिया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट की हम बात कर रहे हैं, ये हमने लिया। ठीक है, प्लस हमने इसमें क्या दिया है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब ये ATP कहां से आया? लाइट रिएक्शन से। ठीक है, ये कर दिया। अब ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहां से देखो, जब ATP इसमें से एक फॉस्फेट हमने क्या करना है? इस फॉस्फोग्लिसरेट में जोड़ देना है। और किस पोजीशन पे जोड़ेंगे हम? फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ेंगे। तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पहले पोजीशन पे आ जाएगा एंड तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा। तो 2 फॉस्फेट हो गया, तो बिस लगाएंगे हम। सो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हमने बना लिया। 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट हमने बना लिया। क्या बनाया बेटा हमने? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हमने बना लिया है। ठीक है, चलो जी। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के साथ हम यहां पर क्या होगा? हमने यहां पर देना है इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ठीक है, क्या देंगे हम? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, है ना। और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या हमने दिया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH दिया और वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? NADP प्लस में। ठीक है, और यहां पर फिर क्या बन जाएगा आपका? यहां पर जो है ये बन जाएगा 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, क्या बना बेटा? तो ये बना आपके पास ग्लिसेरल्डिहाइड। ग्लिसे एक मिनट, क्या बना हमारे पास? प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है ग्लिसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने बना लिया। ये हो गया, इतना हमने कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो क्या क्या किया। सबसे पहले हमने दिया है 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमने बनाया कैसे? कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया था। और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हमने जोड़ा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जोड़ने के बाद हमने इसको क्या कर देना है? ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर वहां पर हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH देंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में, एंड आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, सो ये हमारा बन गया, है ना। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है बेटा वो होता है रीजेनरेशन। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, थर्ड जो स्टेप है वो क्या है आपका? रीजेनरेशन। अब ये क्या है? ठीक है, सो रीजनरेशन में हम आएंगे थोड़ी देर में। पहले यहां पर समझ लो कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब ये 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है बच्चा? 3 कार्बन का। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट भी कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। तो अगर हम 2
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को जोड़ देंगे तो 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बन जाता है, और वो जो 6 कार्बन का प्रोडक्ट है बेटा वो होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो मतलब कि ये इस तरह से तो हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हम ग्लूकोज बना लेंगे, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये देखो, ये जो आरयूबीपी प्रेजेंट है ना, ये जो आरयूबीपी आपके डार्क रिएक्शन में जो हो रहा है, ये जो आरयूबीपी प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कि मेसोफिल टिश्यू में आपको देखने को मिल रहा है, ये यूटिलाइज हो जा रहा है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आरयूबीपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका डार्क रिएक्शन होने से रुक जाएगा, है ना। तो ये चीज ना हो उसके लिए क्या किया गया, तो उसके लिए नेचर ने किया ये कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये जो पूरा साइकिल है इसको मल्टीपल टाइम में जलाएंगे। इसको मल्टीपल टाइम में चलाएंगे मतलब कितनी बार चलाएंगे, तो ये पूरे साइकिल को ना हम लोग यहां पर चलाते हैं 6 टाइम में। ठीक है, मैं वापस से रिकॉल सब कुछ कराऊंगी, पहले इस चीज को अच्छे से समझना है कि इस साइकिल को, ये पूरा कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है, इसको मैं 6 टाइम चला रही हूं। तो 6 आरयूबीपी हमने दिया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने दिया, तो 6 अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और ये 12 बनेगा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बोलो बना? ठीक है, इस पूरा 12 को हम यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे, 12 मॉलिक्यूल। तो हमने देना पड़ेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, फिर यहां पर ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, और फिर आपका बनेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये बन गया। ठीक है, अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि अगर ये 12 मॉलिक्यूल बना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, मतलब टोटल कार्बन यहां पर काउंट करो, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन है। ठीक है, सो 12 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कितने होंगे? सो 12 इंटू 3, 36 कार्बन। अब 36 कार्बन में से 6 कार्बन को आप अलग कर लो, मतलब ये जो है ना, ये 12 बने, इसमें से दो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल अलग कर लेना, एंड उसके बाद कितने बचेंगे? 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अलग कर देना। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब 6 कार्बन, इससे हम बना लेंगे क्या? ग्लूकोज। इससे क्या हम बना ले रहे हैं? ग्लूकोज बन गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। ठीक है, एंड यहां पर ये जो आपके 10 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें टोटल कार्बन आपके 30 होंगे। आरयूबीपी एक जो है वो आपके 5 कार्बन से मिलकर बनता है, यहां 30 कार्बन है, तो कितना आरयूबीपी हमने वापस से बना लिया? 6 आरयूबीपी हम इससे वापस से बना लेंगे। ये देखो, जितना आरयूबीपी हमने इस्तेमाल किया था, ये आरयूबीपी हमने वापस से दे दिया। आ रही है बात समझ में? सो मतलब क्या है कि ये जो आपका कैल्विन साइकिल है, इसके रीजनरेशन के स्टेप में हम एक्चुअल में करते क्या हैं कि रिडक्शन के प्रोसेस से हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाए और उससे ग्लूकोज हमारा बन जाएगा। रीजनरेशन का प्रोसेस एक्चुअल में होगा क्यों? ताकि हम आरयूबीपी को वापस से रीजनरेट कर लें, ताकि हम आरयूबीपी को वापस से रीजनरेट कर लें। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको जब हम आरयूबीपी में कन्वर्ट करते हैं बच्चा, तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वापस और देना पड़ता है। हमें कितना देना पड़ता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, है ना। सो यहां पर टोटल हम कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देंगे? यहां पर टोटल हमारा 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और लगेगा। ठीक है, तो 6 एडीपी हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, सो यहां पर जो है ये आपका तब जाकर के आपका पूरा क्या हो जाएगा? 6 आरयूबीपी बन गया। 6 आरयूबीपी को हमने वापस से दे दिया और कार्बोक्सिलेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा, एंड हमने ग्लूकोज जो है वो बना लिया।
बताओ, अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो यहां लिख रखा है ना कि कार्बन फिक्सेशन, इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर रहे हैं विथ आरयूबीपी जो कि 5 कार्बन का है और फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम लगेगा रूबिस्को एंजाइम। ठीक, फिर उसके बाद रिडक्शन करेंगे जिसमें हम एक अगर साइकिल चलाएंगे, एक साइकिल चलाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की नहीं बात कर रहे, 1 केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लगेगा, है ना। 2 मॉलिक्यूल मतलब रिडक्शन में 1 मॉलिक्यूल एटीपी लगेगा, 1 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच लगेगा जो कि लाइट रिएक्शन से हम लेते हैं और फिर हमने कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन प्रोसेस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, अब इसके अलावा जो है रीजेनरेशन में क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है उसको हम रिसाइकल करेंगे और रीजेनरेट करेंगे आरयूबीपी को बनाने के लिए। और इस प्रोसेस के लिए भी हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी खर्च करना पड़ेगा। ये एक साइकिल की हमने बात करी। ठीक है, और हम जो है हमें ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए ये पूरा साइकिल कितनी बार चलाना पड़ेगा, 6 टाइम चलाना पड़ेगा, तब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें बनकर मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तब जाकर के हमें मिलेगा, अदरवाइज 1/6 मिलेगा। अगर एक साइकिल चलाएंगे तो कितना ग्लूकोज मिलेगा, 1/6 मिलेगा। अगर 6 साइकिल चलाएंगे तब कितना ग्लूकोज मिलेगा, 1 ग्लूकोज मिलेगा। आई बात समझ में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूड हम यहां पर करते हैं, है ना। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बेटा, देखो इससे क्वेश्चन हर बार आ जाता है, ठीक है, और कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम चला रहे हैं 6 साइकिल, 6 साइकिल ऑफ कैल्विन साइकिल, तो कितना एटीपी खर्च होगा, कितना एनएडीपीएच खर्च होगा, ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी एंड कितना हमारा मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ठीक, सो एटीपी खर्च कितना होगा 6 साइकिल में, कितना होगा, 12 मॉलिक्यूल लगेगा रिडक्शन में एंड 6 मॉलिक्यूल लगेगा रीजेनरेशन में, मतलब टोटल 18 एटीपी खर्च होगा। एनएडीपीएच 12 एनएडीपीएच खर्च होता है आपके रिडक्शन प्रोसेस में, मतलब टोटल एनएडीपीएच जो है वो 12 एनएडीपीएच लगेगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड 6 साइकिल है, 6 आरयूबीपी तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब 6 बार साइकिल चलाएंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ये बनेगा हमारे पास। सो क्वेश्चन या तो ऐसे आ सकता है या नॉर्मल पूछ सकता है कि पूरा कैल्विन साइकिल ना पूछ करके वो पूछ दे कि आपका एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत कितनी पड़ती है कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में। सो रीजेनरेशन का 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आपको रिमूव कर देना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलो इसी को अगर हम लोग देख लें कि अगर क्वेश्चन ऐसे ना आकर के 1 साइकिल की बात कर रहा है, 1 साइकिल ऑफ कैल्विन साइकिल, हमने एक साइकिल चलाया कैल्विन साइकिल का, तो हमें एटीपी कितना चाहिए, तो हमें एटीपी कितना चाहिए बेटा, बता दो। सो यहां पर देखो, एक साइकिल ऑफ कैल्विन साइकिल चला रहे हैं, है ना। सो एक कैल्विन साइकिल जब हम चलाएंगे तो कार्बोक्सिलेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और उन दोनों मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, रीजेनरेशन होगा। सो दोनों मॉलिक्यूल का जब रिडक्शन होगा, है ना, तो एक मॉलिक्यूल के रिडक्शन में एक एटीपी लगता था, 2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो 2 एटीपी लगेगा एंड रीजनरेशन में एक लगेगा एटीपी। तो टोटल जो एटीपी है एक कैल्विन साइकिल में वो 3 की जरूरत है। एनएडीपीएच जो है इसकी कितनी जरूरत है बेटा, 2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी जरूरत है, 1। आरयूबीपी कितना जरूरत पड़ेगा बच्चा, 1। ठीक है, एंड आपका ग्लूकोज कितना बनेगा, 1/6। बोलो, क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये है आपका डार्क रिएक्शन का यूनिवर्सल प्रोसेस दैट इज कैल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ हो रहा है ये कैल्विन साइकिल, सो ये कैल्विन साइकिल जो है ये आपके मेसोफिल टिश्यू में देखने को मिलता है।
मेसोफिल टिश्यू कहाँ होगा? सो प्लांट में जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसके अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपको इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलते हैं एंड स्पॉन्जी सेल्स, इलोंगेटेड पैलिसेड सेल्स देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जी सेल्स जो गोल मटोल होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और इन सारी जगहों पर इन पूरे को मिलाकर के हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। एंड ये जो मेसोफिल टिश्यू है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या? C3 साइकिल। ठीक है, क्यों यहीं पर देखने को मिल रहा है? ये इसलिए क्योंकि रुबिस्को एंजाइम जो है ये RUBP जो है ये आपके वहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वहां पर प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? अगर वहां पर मतलब अगर मेसोफिल टिश्यू में RUBP प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? तो क्या वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा? क्या वहां C3 साइकिल होगा? नहीं, C3 साइकिल तो फिर वहां नहीं होगा, क्योंकि C3 साइकिल के लिए RUBP तो चाहिए, रुबिस्को एंजाइम तो चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका मेसोफिल टिश्यू में रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है, सो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स RUBP नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके मेसोफिल टिश्यू में आपके रुबिस्को नहीं प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है बंडल शीट में। उनका जो वेस्कुलर बंडल होता है उसकी चारों तरफ एक शीट प्रेजेंट होता है, उस शीट में क्या प्रेजेंट होगा? रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा, और जहां रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगा वहां C3 साइकिल चलेगा। लेकिन भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो बंडल शीट में नहीं जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेसोफिल टिश्यू में आएगा। तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा मेसोफिल टिश्यू में और उसको किसी तरह से हमें लेकर के जाना है बंडल शीट में, लेकिन ये जो बंडल शीट है ये इम्परवियस होता है टू गैसेस। सो अब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर कैसे आ जाए, ये सारी स्टोरी हम देखेंगे। अब हमारा जो दूसरा रिएक्शन है जो कि आपके डार्क साइकिल में होता है वो क्या है? हैच एंड स्लेक पाथवे। सो दूसरा क्या है बेटा? ये। तो अभी समझ में आया कि हैच एंड स्लेक पाथवे जो है ये क्यों चलेगा? C4 साइकिल जिसको हम कहते हैं, ये इसलिए चलेगा क्योंकि जिन प्लांट्स के मेसोफिल टिश्यू में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, क्या वो प्लांट डार्क रिएक्शन नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अब उनके अंदर कैसे चीजें होंगी? तो पहले तो यहां पर समझ लो कि ये जो है ना, इनके अंदर क्या होगा कि मेसोफिल टिश्यू में क्या नहीं है? नो रुबिस्को, भाई ये नहीं है। ठीक है, कहां है रुबिस्को? बंडल शीट में। कहां है रुबिस्को? बंडल शीट में, यहां प्रेजेंट है। ठीक, अब परेशानी होगी है ना? तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इस तरह की जो एनाटॉमी होती है, ये एक स्पेशल एनाटॉमी है आपके प्लांट्स के लीव्स की, जहां पर आपके मेसोफिल टिश्यू के अंदर जो है वेस्कुलर बंडल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बंडल शीट कहते हैं। ठीक है, और आपके जो मेसोफिल के टिश्यू है ना, और इस बंडल शीट से कनेक्टेड होंगे बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, बाई किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो बंडल शीट है ये इम्परवियस है गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह उठा करके इसके अंदर नहीं घुस सकता, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुसेगा तो रुबिस्को वहां पर प्रेजेंट होकर के भी क्या करेगा? क्या कैल्विन साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सारे आंसर्स के यहाँ पर आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सो एनाटॉमी कैसा मिलेगा आपको? क्रांज एनाटॉमी। एनाटॉमी समझ में आ गया? चलो जी, अब यहां पर है क्या? सबसे पहले यहां पर आ जाओ कि मेसोफिल टिश्यू में क्या क्या हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेसोफिल टिश्यू में क्या क्या हो रहा है। मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू में प्रेजेंट है क्या? मेसोफिल टिश्यू में प्रेजेंट है आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या प्रेजेंट है मेसोफिल टिश्यू में? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या प्रेजेंट है बेटा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। कितने कार्बन का है बेटा? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा क्या आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड।
क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन? एक कार्बन। आई एम सॉरी। ठीक। अब 3 कार्बन आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का, 1 कार्बन आपके कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल कितना हो गया बेटा? तो टोटल हो गया 4 कार्बन, और इससे आपका 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? ऑक्सालो एसिटिक एसिड। इसीलिए तो इसको C4 साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो आपका पहला प्रोडक्ट बन रहा है ये 4 कार्बन का बन रहा है, 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज C4 साइकिल। बोलो, क्लियर है? चलो, नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं। हमने 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना लिया। यहां जो इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी वो, उसका नाम क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? पेप कार्बोक्सिलेज। क्लियर? 4 कार्बन का बन गया, ठीक है। ये कहां हो रहा है? मेसोफिल टिश्यू में हो रहा है। अब फिर इसको, इस ऑक्सालो एसिटिक एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? मैलिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का है, ये भी क्या है? 4 कार्बन का है। किस में कन्वर्ट कर दिया? मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एक NADPH खर्च करना पड़ेगा। हमें एक NADPH को खर्च करना पड़ेगा, ठीक। मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम क्या होगा? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम क्या होगा? एंजाइम होगा इसमें मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है, ठीक है। सो मैलिक एसिड में आखिर कन्वर्ट क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मेसोफिल टिश्यू में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगा और उसने कन्वर्ट कर दिया उसको ऑक्सालो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है। ये बना कहाँ? मेसोफिल टिश्यू में। अभी तक कहाँ है? मेसोफिल टिश्यू में। फिर हमने NADPH खर्च किया और उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया, और ये भी था 4 ही कार्बन का। सो कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो है ये आपके बंडल शीट वाले सेल में नहीं जा सकता। हमने ऑक्सालो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया मैलिक एसिड में, और ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा बेटा? बंडल शीट में। तो हम यहां क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इसी चीज के लिए प्लाज्मोडेस्माटा, इसी चीज के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा मैलिक एसिड में। कन्वर्ट कर दिया मैलिक एसिड में, कन्वर्ट करके ये कहां चला गया? आपके कहां गया बेटा? बंडल शीट में गया। अब ध्यान रखना है कि बंडल शीट में जैसे ही गया है ना, वहां जाकर के क्या होगा? बंडल शीट में पहुंच के क्या होगा? ये कहां पहुंचा? नहीं, यहां नहीं लिखते हम ना। अब हम लोग यहां लिखते हैं। अब क्या हो रहा है? बंडल शीट। बंडल शीट में क्या था बेटा? बंडल शीट में क्या था बता दो, चलो जल्दी जल्दी से मुझे। तो बंडल शीट में आया आपका मैलिक एसिड, है ना। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेज। इसको हम क्या करेंगे? डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे हम। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, सॉरी, डी कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस, है ना। और डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो इसको हम बना कन्वर्ट कर देंगे पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन का है और ये आपका 1 कार्बन, 4 कार्बन का मैलिक एसिड था, है ना। 4 कार्बन का ये था, ये हो गया 4 कार्बन बैलेंस, ठीक है। अब ये जो पाइरुविक एसिड है उसकी स्टोरी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ये देखो, ये आपको C2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कहां पर मिला कार्बन डाइऑक्साइड बेटा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है बंडल शीट में, और बंडल शीट में आपको क्या मिल रहा है? RUBP है ना, RUBP है, रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है। और उसके हेल्प से ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका, क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर फिर से हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आपका रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, है ना, रिडक्शन हो जाएगा।
और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका रीजेनरेशन वाला स्टेप हो जाएगा। मतलब ये जो है आपके बंडल शीट में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बंडल शीट में, ये हो रहा है कैल्विन साइकिल। वही तो मैंने कहा था कि जहां हैचन-स्लेक पाथवे होता है, कैल्विन साइकिल वहां भी होगा, लेकिन जहां कैल्विन साइकिल होता है वहां जरूरी नहीं है कि हैचन-स्लेक पाथवे हो। हाँ, कैल्विन साइकिल जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो होगा ही होगा। ठीक है। अब बचा ये पाइरुविक एसिड। इस पाइरुविक एसिड को हम लेकर के वापस से जाएंगे कहाँ, तो इस पाइरुविक एसिड को हम लेकर जाएंगे, पाइरुविक एसिड को हम कहाँ लेकर के जाएंगे बेटा, तो पाइरुविक एसिड को हम लेके जाएंगे वापस से मेसोफिल टिश्यू में। क्यों हम लेकर के जाएंगे वापस से मेसोफिल टिश्यू में, वो इसलिए क्योंकि मेसोफिल टिश्यू में पेप प्रेजेंट है, फॉस्फोइनॉल प्रेजेंट है, और ये जो फॉस्फोइनॉल प्रेजेंट है अगर उसको यूज करते जाए हम लोग, तो एक टाइम तो आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, हमें इसको भी रीजेनरेट करना है। सो इस पाइरुविक एसिड को, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा, इस पाइरुविक एसिड को हम वापस से कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। सो हमने वापस से इसको फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वापस से पूरा हैचन्स लाइक पाथवे चलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर आया उससे कैल्विन साइकिल हो गया। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आप चीज और देखो कि कैल्विन साइकिल एंड हैचन्स लेक पाथवे को अगर हम लोग कंपेयर करें, कहां पर है कंपैरिजन वाला, ये रहा। ठीक है, कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखो। सबसे पहले कैल्विन साइकिल C3 प्लांट हम इसको कहते हैं, कहां हो रहा है, राइस में, व्हीट में, सोयाबीन में, नॉर्मल प्लांट्स में देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली कहाँ होगा, मेसोफिल सेल्स में हो जाएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। ठीक है, हाँ, C3 प्लांट जो होंगे उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, लेस एफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट वगैरह हो गया, हॉट हो गया, तो फिर वहां पर ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। रुबिस्को जो है वो बाइंड कर सकता है बोथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें तो हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि जो कैल्विन साइकिल है इसमें आपको टोटल 18 एटीपी चाहिए। ठीक है, 12 NADPH चाहिए, है ना, 6 CO2 चाहिए, तब एंड 6 RUBP चाहिए, तब जाके आपको आपने 1 ग्लूकोज को बनाया। ठीक, अभी आप देखो कि हैच एंड स्लैग पाथवे में क्या हुआ, कि हैच एंड स्लैग पाथवे में हमने यूज किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है वो कैल्विन साइकिल वापस से चलेगा। मतलब यहाँ पर एनर्जी का खर्च, C4 जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एनर्जी की खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये वर्थ है। कैसे वर्थ है ये बताती हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले आ जाओ, हैव स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी दैट इज नोन एज क्रांच एनाटॉमी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो मेसोफिल सेल में होगा, किसके थ्रू होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के थ्रू होगा, है ना। फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन के बनते हैं, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। फिर ऑक्सालो एसिटिक एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में, है ना। फिर मैलिक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके कहां पर, मैलिक एसिड को कहां ट्रांसपोर्ट करेंगे बेटा, ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके बंडल शीट में। बंडल शीट में ट्रांसपोर्ट करने के बाद मैलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे एंड पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेंगे हम C3 साइकिल में, मतलब अगेन C3 साइकिल हो रहा है ना। तो अगर एक ग्लूकोज चाहिए उस C3 से, तो 18 ATP देना पड़ेगा, 12 NADPH देना पड़ेगा, 6 CO2 देना पड़ेगा, 6 RUBP देना पड़ेगा, तब एक ग्लूकोज आपका बनेगा। और उसके साथ साथ आपका ये जो प्रोसेस है C4 जो हैचन्स लाइक पाथवे चला, उसमें भी आपने कितना दिया था, NADH, एक NADPH आपने कंज्यूम करा था। ठीक है, सो अगर ओवरऑल आप देखो, है ना, एक हम C3 साइकिल की बात करें, एक C3 साइकिल की, ठीक है, आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे मुझे लगता है, तो मैं यहां पर 6 साइकिल की बात करती ही नहीं। ठीक है, हम लोग एक ही साइकिल की चलो बात कर लेते हैं, है ना। एक साइकिल की अगर हम बात करें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, नहीं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एक कैल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 3 ATP। ठीक है, 2 NADPH,
NADPH ये हमें खर्च हो रहा है। यहां पे अगर अब C4 प्लांट जिसमें C4 साइकिल प्लस C3 साइकिल दोनों चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो आपको ATP तो 3 ही लगेगा बेटा, बट NADPH भी 3 लगेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सालो एसिटिक एसिड को जब हमने मैलिक एसिड में कन्वर्ट करा था तो हमने वहां पर एक NADPH खर्च किया था। ठीक है, चलो जी, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये वर्थ है एक NADPH खर्च करना। क्यों कह रही हूं? क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देता है ये। ठीक है, कैसे नहीं होने देगा? क्योंकि कार्बोक्सिल रुबिस्को एंजाइम जो है, अभी हमने कहा कि रुबिस्को जो एंजाइम है बेटा, ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है? बंडल शीट में। और बंडल शीट जो है ये इम्परवियस टू गैसेस है, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद नहीं घुस पा रहा था। अब तो हमने इतना तामझाम किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ जोड़ करके ऑक्सालो एसिटिक बनाया, फिर मैलिक एसिड बनाया, फिर मैलिक एसिड को भेजा बंडल शीट में, और फिर बंडल शीट ने मैलिक एसिड को तोड़ दिया, गैस को नहीं भेजा डायरेक्टली। आई बात समझ में? तो यहां पर मतलब कि जो, अगर क्या हो गया कि प्लांट के पास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट है, तो उस केस में क्या होगा कि प्लांट डार्क रिएक्शन को छोड़कर रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड ना करके वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, और फिर उससे होगा हमारा नुकसान, ग्लूकोज उतना नहीं बन पा रहा है ना। सो अब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा किसमें? C4 प्लांट में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगा कहां? मेसोफिल टिश्यू तक। ठीक है, बंडल शीट तो इम्परवियस है, तो बंडल शीट के थ्रू अंदर जो है वो आपका ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? रुबिस्को एंजाइम को मिलेगा क्या? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो करेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ कैल्विन साइकिल ही कंप्लीट करेगा, मतलब C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस नहीं। समझ आई बात? ठीक है, सो इसीलिए ये हॉट ड्राई एरिया में बहुत अच्छे से ये काम कर रहा होता है, बायोमास इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहला आ जाते हैं हम लोग लाइट। लाइट, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होता है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, लाइट की जब हम बात करेंगे तो ये कैसे काम करेगा? देखो, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट आपका बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट आपका बढ़ेगा, बट एक ऑप्टिमम लाइट के इंटेंसिटी पहुंचने के बाद, ऑप्टिमम कितना होगा? तो 10%। सैचुरेशन कितना होगा लाइट का? तो 10% ऑफ टोटल सनलाइट जो भी आपके अर्थ पे प्रेजेंट हो रहा है उसका 10%। ठीक है, सो ऑप्टिमम इंटेंसिटी पहुंचने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी है, टेम्परेचर जो है अलग अलग प्लांट के लिए वेरी कर रहा होता है बेटा। ठीक है, हाई टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस प्लांट का जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा अगर हम बढ़ाने लगेंगे तो स्टोमाटा हो जाएगा आपका क्लोज। स्टोमाटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका जैसे जैसे हमने बढ़ाना है इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of photosynthesis, is directly proportional to rate of photosynthesis। ठीक है, चौथा क्या है आपका? वाटर। अगर पानी कम है फोटोसिंथेसिस कम होगा, अगर पानी ठीक है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। समझ आ गई बात? ठीक है ना। सो ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी पे इसका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ये होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टेम्परेचर में भी क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर वैरीज, ऑप्टिमम टेम्परेचर वैरीज फॉर डिफरेंट प्लांट।
ठीक है। चलो, सो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है ना, जो कि प्लांट में कहाँ होगा। सो यहाँ पे होता क्या है इसमें कि रुबिस्को एंजाइम जो है वो आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड एनर्जी होगा। ये कब होगा? जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और ज्यादातर आपको C3 प्लांट में देखने को मिलता है। यहाँ रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। RUBP जुड़ रहा है आपके ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ये देखो, ये 5 कार्बन का है ना, तो 3 कार्बन का ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 कार्बन का ये बन गया। ठीक है। नो एटीपी और ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, इसमें एटीपी और ग्लूकोज जो है वो नहीं बन रहा। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है। क्यों ये नुकसानदायक है? क्योंकि इसमें फूड का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, कार्बन का लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एटीपी, NADPH रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। सो विद दिस हमने ये कंप्लीट कर लिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। जो भी चीजें हैं जहां दिक्कत हुई हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और आपको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।